सेशन में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चे क्लास ज़्यादा पढ़ेंगे, शेयर भी करते रहेंगे और प्रतिक्रियाएं भी ज़रूर देते रहेंगे। ये क्लास से रेगुलर रहेगी। इसकी पहली क्लास आज हम रहे हैं, हिंदी की क्लास मिलेगी। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। शुरुआत कब, कैसे और कहाँ से होती है, ठीक है। तो देखिए, भाषा के क्रम को आप सभी बच्चों ने सबसे पहले वर्णमाला पढ़ा होगा। वर्णमाला के भी पहले कुछ है जिससे क्वेश्चन उठ रहे हैं इस समय, जिसे हम भाषा विविध का नाम देते हैं। तो वहीं से शुरू भी करते हैं हम सभी लोग। तो सबसे पहली बात तो देखिए, क्वेश्चन का आता है, हिंदी की शुरुआत कब से मानी जाती है, वास्तविक शुरुआत कब से मानी जाती है। तो हिंदी भाषा की वास्तविक शुरुआत 8वीं सदी के पूर्व से हमारी हिंदी है। गुड आफ्टरनून आप सभी को, खुश रहिए। और आइए हम लोग क्लास पे ध्यान देते हैं। और भी जो भी आपके जानने वाली ये क्लास अब रेगुलर ही चलेगी। और जैसा भी आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं और लाइक करते रहें, अपनी प्रतिक्रियाएं भी जरूर देते रहें। तो 13वीं सदी के पूर्व हमारी हिंदी की शुरू हो गई। क्यों, कैसे? बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिएगा। कोई दिक्कत हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ सबसे पहले भाषा का स्वरूप था संस्कृत, और ये कि सभी भाषाओं की आदि जननी भाषा को ही मानते हैं। संस्कृत के बाद हमारी पाली भाषा। पाली भाषा को हम भारत देश की देश भाषा मानते हैं। इसकी हमारी प्राकृत भाषा, जो हमारे वानप्रस्थ आश्रम या जंगलों की भाषा थी। उसके बाद अपभ्रंश भाषा, उसके बाद आहट भाषा, और फिर हमारी प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। इन भाषा विविध बहुत ही मजेदार है, अगर हम अच्छे से समझ लें। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। अगला क्वेश्चन आता है, भाई प्रथम देशज भाषा कौन सी है? अगला क्वेश्चन आता है, संस्कृत और पाली की मिश्रित भाषा को क्या कहते हैं? तो प्राकृत भाषा कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है, आधुनिक हिंदी की शुरुआत किस भाषा से मानी जाती है? अपभ्रंश भाषा आता है। और हिंदी के शुद्धात्मक काल को हम आहट भाषा कहते हैं। ठीक बेटा? अच्छा, अब हमने क्या कहा? देखो, पहले तो हमारे यहाँ के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। हम सभी के निवासी हैं और कहते हैं आर्य जो है हमारे के वंशज है। आर्य किस भाषा में बोलते थे? संस्कृत भाषा में बोलते थे। क्या हुआ? मध्य एशिया से हमारे यहाँ द्रविड़ आ गए, और द्रविड़ क्या थी? पाली। उसके बाद क्या हुआ? इन दोनों के निवासी जंगलों में गए और वहां की मिश्रित भाषा का नाम क्या हो गया? प्राकृत भाषा। फिर क्या हुआ? हमारी भाषा में तोड़ फोड़ करने की सोचने लगे हम लोग ना। पड़ोसी बर्दाश्त नहीं कर पाया है ना, लोग कहने लगे हमें हमारी वाली भाषा वापस कर दीजिए। तो वापस हो पाना संभव था नहीं। ऐसे में हमारी भाषा टूटा फूटा स्वरूप क्या कहलाया? अपभ्रंश कहलाया। फिर क्या हुआ? हमने दिन प्रतिदिन उसमें थोड़ा थोड़ा करके सुधार किया। सुधारात्मक काल को हम लोग आहट के नाम से कहते हैं। उसके बाद हमारी प्राचीन प्रारंभिक भाषा की शुरुआत हुई, यानी किसकी शुरुआत हुई? हिंदी की शुरुआत हुई। तो प्राचीन प्रारंभिक हिंदी की शुरुआत 13वीं सदी के पूर्व ही है। और इस समय इस हिंदी को हमने नाम दिया जबान ए हिंद। समझ रहे हैं सभी लोग? तो उस समय हमने इसको क्या नाम दिया? जबान ए हिंद।
कुछ समय बीत गया, 13वीं सदी का उत्तरार्ध आया। 13वीं सदी का उत्तरार्ध आ गया, और जब 13वीं सदी का उत्तरार्ध आया तो इस समय एक व्यक्ति आए, कौन से, जिनका नाम क्या था, खुसरो था। अमीर खुसरो को के बारे में सभी लोग जानते हो। अमीर खुसरो की कोई खासियत बताइए। चलिए थोड़ी सी हम लोग तुरंत चर्चा कर लेते हैं खुसरो की, क्योंकि खुसरो भी हमारे टेट और सुपर टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही है। तो क्या आप लोग बताना चाहेंगे खुसरो आप लोग क्या जानते हैं? आइए देखते हैं। सभी बच्चे अपनी प्रतिक्रिया करते रहेंगे। तो खुसरो की खासियत क्या थी? सबसे पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा, खुसरो को साथ हम लोग बोली का व्रती कहते हैं। दूसरी बात यह है, हमारे देश भारत हम लोग कहीं जाते हैं तो कुछ लेके होके जाते हैं, तो इसी तरह खुद हमारे देश में आए तो एक प्रत्यय लेके आए, प्रत्यय, और ऐसे हमारी हिंदी कहलाने लग गई, हिंदवी कहलाने लग गई। खुसरो को अपने यहाँ अपने देश में तूतीय हिंद कहा गया। क्या आप लोग हैं खुसरो को तूतीय हिंद क्यों कहा गया? इस तूतीय हिंद का मतलब है तोता ए। खुसरो ने हमारी भाषा को रट रट के सीखा था। वैसे तो खुद से भारत के निवासी थे, एटा में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये बाद में अरब चले गए थे और वहाँ पर इन्होंने फारसी भाषाओं की जानकारी की थी, इसलिए इनको अरबी कवि या फारसी कवि भी कहते हैं। तो जो आता है वो कुछ लेके आता है, तो ये भी आए और ये अपने साथ द्वि प्रत्यय लेके आए, और अब हमारी हिंदी कहलाने लग गई हिंदवी। हम लोग भारत में इनको तूतीय हिंद के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इन्होंने को रट रट के सीखा था। अगली बात यह है, हमारे भारत में पहेलियां मुहावरों का प्रचलन करने वाले व्यक्ति भी कौन है? अच्छा, अभी आप लोग कहेंगे क्या इसके पहले आपके यहाँ मुकरे या कहावतें नहीं थी होंगी, लेकिन उनकी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, या सिंह जी एकदम सही है, कव्वाली भी लाने का श्रेय को है। यहाँ तक कि आपके कुछ गाने जैसे जो बीच में बहुत चले थे, आप तिलक सब छोड़ा रे जैसे गाने, वो सब इन्हीं की कव्वाली बोल हैं। तो भारत में कव्वाली लाने वाले, मुहावरा लाने वाले, कहावतों का सर्वाधिक प्रचलन करने वाले, ईरानी शैली को लाने वाले, काव्य में ईरानी शैली को की शुरुआत करने वाले व्यक्ति भी कौन है? अमीर खुसरो है। खुसरो की कुछ और भी खासियत है, तो आप चाहे तो इतना नोट कर ले, लोग थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। वॉइस प्रॉब्लम हो बेटा, ठीक है, कोशिश करते हैं आपको दिक्कत ना हो, समस्याओं को संज्ञान में लिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं देते। तो इस तरीके से खुसरो का 13वीं सदी, एक बार फिर से सुन लीजिए बच्चों सभी लोग, 13वीं सदी के पूर्व खुसरो नहीं आए थे जब, तब हमारी हिंदी को जबान ए हिंद के नाम से जाना, क्योंकि उस समय हिंदुस्तानी शब्द तो था लेकिन हिंदी के लिए कोई पर्टिकुलर भाषा, कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं था। हम लोग इसको जबान ए हिंद के नाम से जानते थे। 13वीं सदी का उत्तरार्ध आ गया और हमारे देश में खुसरो का आगमन किया। खुसरो जो मूल रूप से हमारे ही देश के थे, लेकिन हम इनको कभी कभी ईरानी कवि और फारसी कवि के रूप में जानते हैं। तो ये हमारे यहाँ आए तो पहली बात तो खड़ी बोली के प्रति कहे गए। इनको तूतीय हिंद कहा जाता है, हमारी भाषा को रट रट के सीखा था तोते की तरह। हमारे यहाँ द्वि प्रत्यय लेकर के आए और अब हमारी हिंदी हिंदवी कह। ये पहेलियां और मुकरे यानी मुहावरे लेकर, साथ ही साथ हमारे देश भारत में इन्होंने कव्वाली का प्रचलन भी किया, जोरदार तरीके से कव्वाली की भी शुरू की। इस तरीके से खुसरो ने कुछ काम किया। आप सभी लोग जुड़े रहें, देखते रहें,
सुनते समझते रहे, ठीक है। तो हमारे यहाँ आए तो इन्होंने कुछ और भी किया, तो वो कुछ और इन्होंने क्या किया, भारत का प्रथम शब्दकोश, इनका प्रथम शब्दकोश लिखा, क्या नाम था, खालिक बारी। ये किस भाषा में था, अरबी टू हिंदी। शायद आप सभी बच्चों को पता होगा, आपके देश के एक शासक, बहुत अच्छा, ठीक है, पूरी कोशिश आएगी कि बहुत अच्छा ही लगे आप लोगों को और पूरी तरीके से परीक्षाओं के लिए क्लास बहुत लाभकारी हो और 100% बहुत लाभकारी सिद्ध होगी, ठीक है। आप लोग लगे रहें, बाकी लोगों को भी शेयर करवाते रहें। ये क्लास पोस्ट टेट सुपर टेट की चलेगी, ठीक है। तो आइए पे आ जाते हैं। तो इन्होंने सबसे पहली बार खालिक बारी लिखा और उसके बाद वो किस भाषा में था, अरबी टू हिंदी भाषा में था। क्यों लिखा था पता है आप लोगों को, अरबी टू बिल्कुल क्यों लिखा था। आपके देश के एक शासक, जिन पागल शासक, मूर्ख शासक वगैरह वगैरह कहते हैं, उन्हीं शासक, रक्त पिपासु शासक, तो आप लोगों को नाम याद है, जिसको इतना सब कुछ कहा जाता है और एक विरोधी चीज भी कहा जाता है। अब तक के मुस्लिम शासकों का सबसे पढ़ा लिखा शासक भी, अंकिता जी, तो अब खुश रहिए, अब तक के शासकों का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, विरोधी बातें हैं, विरोधाभासी शासक भी कहते हैं इसको। ये कौन है, ये है तुगलक। तो आप लोगों ने देखा होगा, आपके देश में कपड़े भी आते हैं, कोई आता है, आप लोग किसी और जगह पे जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं, तो वहाँ की भाषा को थोड़ा बहुत सीखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप लोग को अमेरिका जाना हो, रूस जाना हो, तो सोचेंगे थोड़ी सी इंग्लिश या थोड़ी सी रशियन भाषा हम लोगों को आ जाए, ताकि वहाँ के लोगों से हमारी बातों का आदान प्रदान हो सके। तो किसी तरीके से तुगलक को हमारे हिंदुस्तान में शासन करना था और लिखने में बहुत तेज था, तो उसके लिए ही मोहम्मद, ये जो खुसरो खालिक बारी के लिखने वाले व्यक्ति थे, यानी खुसरो थे, इनको मोहम्मद के लिए ही बुलाया गया था यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये जब इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को हिंदी पढ़ाने के लिए शब्दकोश की रचना की, जिसका नाम क्या था, खालिक बारी। अगली बात ये थी, हमारे देश की सभी तत्कालीन 14 बोलियों का, कंफ्यूज नहीं होगा, तत्कालीन ये उस टाइम की बात की जा रही है, इस टाइम वो संख्या 17 है। पिछली बार पेपर में भी आया था, बच्चे बहुत परेशान थे, 17 की 18। तो आप जान, हमारे देश भारत में बोलियों की संख्या कितनी है, 17, और संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी है, 22। अभी हम आगे इनकी चर्चा भी कर रहे हैं। तो इन्होंने भारतीय बोलियों का वर्गीकरण करने के लिए भी एक किताब लिखी, सिपहर, कई जगह लूहे सिफर भी लिखा है। हाँ प्रिया जी, 17 बोलियों का वर्गीकरण। तो खुसरो, चलिए, थोड़ी सी असुविधा के लिए खेद है, एक बार फिर से सब लोग जुड़ जाइए, संख्या कम हो गई है। चलिए आइए सभी लोग। तो सदी 14वीं आ गई और 14वीं शताब्दी में फिर से एक व्यक्ति आए, वहीं से यानी फारसी शिक्षा ग्रहण करके ही एक व्यक्ति फिर से आए और उनका नाम था ऑफी। और प्रचलन तो हो ही गया है, जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे, तो ये भी अपने यहाँ कुछ लेके आए और अब ये लेकर के आए हैं बड़ी ई। और अब जाकर के हमारी हिंदी क्या कहलाने लग गई, हिंदी कहलाने लग गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि हमारी भाषा हिंदी की वास्तविक शुरुआत कब से मानी जाती है। क्वेश्चन आता है कि हिंदी की वास्तविक शुरुआत कब से मानी जाती है, तो आपका आंसर होगा 14वीं सदी से हिंदी की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। तो जब वास्तविक शुरुआत हो गया तो बात आई उसमें शोध करने की, ना उसमें नए नए तरीके के परिवर्तन करने की। अपभ्रंश उस तरफ चल रहा था, तो अपभ्रंश की स्थिति कैसी थी, टूटी फूटी हिंदी। अप और भ्रंश, भ्रंश का मतलब ही होता है टूटा फूटा, और क्या होता है अपभ्रंश, यानी थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा।
तो हमारी जो थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी हिंदी थी इसमें सुधार किया गया और सुधार के उस काल को, जी रीमा जी बिल्कुल अभी ठीक हो गया है और पूरी कोशिश की जाएगी कि अब असुविधा आगे ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदी का जो सुधारात्मक काल था उसको हम सभी लोगों ने आहट कह दिया। बच्चों ध्यान देते रहिएगा, सदी 14वीं याद आ गई है और जब आप इस सदी के इतिहास पे जाएंगे तो देखेंगे विदेशियों का आगमन भी हमारे यहाँ होना शुरू हो गया था। तो विदेशियों का आगमन होना शुरू हो गया, धीरे धीरे करके विदेशी भाषाएं हमारी भाषाओं में सम्मिलित होने लगी और एक टाइम ऐसा आ गया जब हम लोग पूरी तरीके से विदेशी सत्ताओं के अधीन हो गए, यानी हमारा देश क्या हो गया, गुलाम हो गया। देश गुलाम हो गया और बीच की हाल तो आप जानते ही हैं, है ना, बीच की बात तो आप लोग को पता है। देश गुलाम हुआ, कई सारे क्रांतिकारी आए, कई सारे नेता आए, कई सारे लोग आए, कई सारी पार्टियां हुई, ठीक है, हिंसावादी अहिंसावादी। अब क्या हुआ, अब हर कोई चाह रहा था आज़ादी। कैसी आज़ादी, शारीरिक आज़ादी, मानसिक आज़ादी, हर तरह की आज़ादी। मीन्स कहीं नील की खेती के लिए लड़ाई हो रहा था, कहीं कृषि के लिए, कहीं धर्म के लिए, कहीं दत्तक पुत्र के लिए। सदी 18वीं आ चुकी है लगभग और अब हर ओर चारों ओर क्या है, शुरू हो गया है, स्वतंत्रता की ज्वाला जग चुकी है। ऐसे में अपने यहाँ एक और तरीके की क्रांति हुई और इस क्रांति को हम लोग कैसी क्रांति कहते हैं, भाषाई क्रांति कहते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आता है। भारत में भाषाई क्रांति के जनक कौन है, या फिर हिंदी साहित्य के पितामह कौन है, या फिर हिंदी साहित्य जगत के पिता कौन है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। और आप लोग को जवाब देना चाहें तो अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। और हम आपको बता रहे हैं भारत में भाषाई क्रांति के जनक हैं भारतेंदु जी। आप सभी को पता है भारतेंदु जी का वास्तविक नाम हरिश्चंद्र जी था, भारतेंदु नहीं था। तो जिस टाइम अपने देश में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी, ठीक उसी टाइम भारतीय साहित्यकार मंडली ने मिलकर के भारतेंदु जी को भारतेंदु जी की उपाधि भी दी थी। तो यानी अब हमारे यहाँ भाषा की भी लड़ाई शुरू हो गई थी। हम लोग अब चाह रहे थे कि हमारे देश में भाषाओं की चर्चा भी शुरू हो जाए, ठीक। सभी लोग चाह रहे थे हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा भी हो। सब मांग करने लगे थे किस चीज़ की, देश की राष्ट्रभाषा की मांग करने लगे थे सारे के सारे लोग। कई बार क्रांतियां हुई, उन क्रांतियों के दौरान बार बार भाषाई क्रांति, राष्ट्रभाषा के लिए बातचीत हुआ, आंदोलन हुआ। प्रमुख आंदोलन रहा वर्धा योजना और गुजरात सभा। दोनों ही जगहों पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने प्रथम बार राष्ट्रभाषा के लिए व्यापक रूप से आंदोलन कर दिया। अब क्या हुआ, आप देखो धीरे धीरे जैसे अंग्रेजों को पता लगने लगा था ना कि हम लोग अब तो जाने ही वाले हैं, बहुत दिन तक हम लोग यहाँ टिकने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि आप ये लोग मांग करने लग गए थे कि हमको हमारी क्या चाहिए, राष्ट्रभाषा चाहिए। अंग्रेज भी समझ गए थे कि अब तो हमें इनकी राष्ट्रभाषा देनी ही चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जी बिल्कुल। तो अब अंग्रेजों ने क्या सोचा, अंग्रेज क्या करते थे, फूट डालते थे और शासन करते थे। तो अब हमारे यहाँ टाइम आ गया था 1933 का, लगभग क्लियर हो गया था कि भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी को बननी ही चाहिए। तो अगर हिंदी राष्ट्रभाषा होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी लिपि कौन सी होगी, देवनागरी। क्यों होगी देवनागरी लिपि, क्योंकि हमारे जिससे हिंदी की उत्पत्ति हुई, किससे, मुख्य रूप से किससे, संस्कृत से। और संस्कृत की लिपि कौन सी, देवनागरी। इसलिए हमारे भाषा हिंदी की भी लिपि कौन सी, देवनागरी। तो इन लोगों ने एक तो बीच में सगुफा निकाल के छोड़ दिया कि अभी देखो मुस्लिम भाइयों, अगर देश की राष्ट्रभाषा हिंदी हो जाती है और उसकी लिपि देवनागरी हो जाती है तो ऐसे में बताओ तुम लोगों का क्या होगा। अरबी फारसी की तो इसमें कोई जगह है ही नहीं है। तो तुम लोगों को भी आंदोलन करना चाहिए कि देश की राष्ट्रभाषा भले ही हिंदी हो जाए लेकिन उसकी लिपि क्या होनी चाहिए, फारसी। तो बच्चों बताओ क्या ऐसा संभव था, नहीं संभव था। अगर देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी तो लिपि देवनागरी होगी और राष्ट्रभाषा फारसी होगी तो लिपि भी फारसी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अब विरोध होने लगा।
तो इस समय तत्कालीन बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए हुए एक व्यक्ति थे, कौन? मदन मोहन मालवीय जी। मालवीय जी ने एक प्रस्ताव दिया कि अब से कचहरी की भाषा क्या होगी? उर्दू होगी। और तब से लेकर आज तक हमारे देश में कचहरी की भाषा उर्दू भाषा है। ठीक है, एक लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन बात तो अभी भी हुई थी ना, हम लोगों को चाहिए अपने देश की राष्ट्रभाषा, जो कि हमारे पास नहीं थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि देखो ऐसा है भाई कि तुम लोग संविधान बनाने जा रहे हो और हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, हम लोग तो जाने ही वाले हैं। देखो बहुत करीब में आ गए थे ना जाने के, 33 आ गया था। तो कहने लगे कि देखो हम तो चले ही जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जाते जाते आप लोगों के साथ कुछ अच्छा करके जाएं। और अच्छा करने के क्रम में हम बताना चाहते हैं कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा कब हो सकती है कोई भाषा। अच्छा बच्चों, बता के तो अंग्रेज गए, लेकिन आप भी जान लेंगे कि हम लोग किसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, किसे राज्य भाषा कहते हैं और किसे राजभाषा कहते हैं। तो किसी देश की ऐसी भाषा जो संपूर्ण देश में एक साथ देश के अधिकांश भागों में, अधिकांश राज्यों में मान्य हो, उसको हम लोग देश की राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा की बात कर रहे हैं, बात कौन सी? राजभाषा। अच्छा, राष्ट्रभाषा में और क्या क्या होना चाहिए? ऐसी भाषा जिस एक भाषा में देश के संविधान के मूल भाग लिखे हों, या फिर ऐसी भाषा जिस एक भाषा को भारत देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम भारत के बाहर भी यूज कर सकें, या फिर ऐसी भाषा जिस भाषा में देश के अधिकांश लोग आपस में बातचीत कर रहे हों। तो ऐसी भाषा को हम लोग देश की राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। तो देखो कितना अच्छा तरीका बताया। सबसे पहली बात क्या कहा कि देश के अधिकांश राज्यों की राजभाषा हो। अधिकांश मतलब आधे से ज़्यादा। तो क्या ऐसी स्थिति थी? नहीं थी। आधे से ज़्यादा की राजभाषा हिंदी नहीं थी। अच्छा, उस समय तो अपने यहाँ तमाम लोग रहते थे, डच भी रहते थे, पुर्तगाली भी रहते थे, अंग्रेज भी। तो ऐसे में हमारे देश की अधिकांश जनता हिंदी भाषा में ही बातचीत नहीं करती थी। अधिकांश मतलब आधे से ज़्यादा कर रही है, तो ये चीज़ भी नहीं हो पाया। फिर ऐसी भाषा जिस एक भाषा में हम देश के बाहर जाने पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सकें, तो ये भी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं थी। हम चाहते तो हिंदी में और चाहते तो इंग्लिश में भी देश का प्रतिनिधित्व कर सकते थे। बच्चों, क्या आप लोगों को पता है अब तक किन लोगों ने भारत के बाहर यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा में देश का प्रतिनिधित्व किया है? हम चाहेंगे हम आगे बढ़ें और आप सभी बच्चे हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, 4 लोग हैं जिन्होंने अब तक भारत के बाहर जाने पर अपने देश का प्रतिनिधित्व हमारी भारतीय भाषा हिंदी में किया है। तो हम चाहेंगे आप सभी बच्चे हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वो चारों लोग कौन हैं। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, फिर हम आपको अंत में बताते हैं कि वो चारों कौन हैं। तो हमारे जवाब का इंतजार किए बिना आप सभी लोग बताएं कि वो लोग कौन हैं, 4 लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदी भाषा में हमारे देश के बाहर देश का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या हुआ? अब ये भी बात खत्म हो गई, ये भी नहीं था हम लोग के पास। तो फिर तय क्या हुआ? तब क्या बनेगी? तब वो बनेगी जो वो चाहते थे। उन्होंने कहा कि यदि राष्ट्रभाषा ना बन पाए कोई भाषा, तो ऐसी स्थिति में यदि किसी भाषा में देश की सर्वाधिक जनता आपस में बातचीत कर रही हो, सर्वाधिक लोग आपस में बातचीत कर रहे हो, उसका क्या मतलब है? आधे से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग अभी भी हैं। रीमा जी, आपको नहीं पता है, बाकी लोग कोशिश करते रहेंगे, हम देखते हैं कौन बताता है। हमें आपके जवाब का इंतजार है। तो जिस भाषा में देश के सबसे ज़्यादा लोग आपस में बातचीत कर रहे हो वो राजभाषा होगी, जिसमें यदि चाहें, बेटा बात को समझिएगा, यदि चाहें तो देश के बाहर हम जिस भाषा से अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमारी भाषा हिंदी थी। ठीक, उसके बाद जिस भाषा में देश के सर्वाधिक लोग आपस में बातचीत कर रहे हो, तो अभी भी यहाँ भी हमारी भाषा हिंदी मिल रही थी। अच्छा, जिस भाषा में देश के संविधान के अधिकांश भाग लगे हुए हों, तो यहाँ भी हमारी भाषा हिंदी थी। तो इस तरीके से पता लगा कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा तो हिंदी हो नहीं सकती है। अब जो अंग्रेज चाहते थे वही हो गया, हमारे देश की राजभाषा हिंदी हो सकती है। तो पहले, हाँ बेटा, आप लोग को नहीं पता है तो अभी हम बता रहे हैं।
तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारी भाषा को राजभाषा कब बनाया गया, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। चलिए आप लोग आ जाइए, देखते रहें, जुड़े रहें इसी तरीके से। और भी लोगों को प्रेरित करें जिससे कई सारे लोगों का भला हो सके, ठीक है। आप मित्रों को जरूर प्रेरित करें। आमतौर पे बच्चे सोचते हैं कि अच्छे वाले मित्रों को नहीं बताएंगे, तो ऐसा नहीं कीजिए भाई। जितने भी हित मित्रों उनको बताइए। ये क्लास अब रेगुलर चलने वाली है, स्पेशल टेट और सुपर टेट की ही है, तो आप सभी लोग खुद भी जुड़े, अपने मित्रों को या जो भी लोग आसपास के हों सभी को बताएं। ऐसी बात मत कीजिएगा कि अच्छे वाले मित्रों को हम लोग सूचना नहीं देंगे। प्रायः सब ऐसा करते हैं कि अच्छे वाले मित्रों को नहीं बताएंगे, तो उनको भी जरूर बताएंगे। तो इस तरीके से अभी क्या हुआ, संविधान निर्माण हो रहा था। अनुच्छेद 343 में अनुसूची 8 में भाग 1 के का की सूची समवर्ती में हमारी हिंदी को देश की राजभाषा घोषित किया गया। इसकी लिपि देवनागरी घोषित कर दी गई। राजभाषा के प्रथम प्रस्तावक का नाम रहा गोपाल स्वामी अयंगर और राजभाषा समिति के प्रथम अध्यक्ष का, आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम रहा है गोपाल स्वामी अयंगर। ये अयंगर को तो आप लोग जरूर में ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार क्या होता है, प्रस्तावक तो अयंगर है और अध्यक्ष नीचे वो दोबारा लिख गया था गोपाल स्वामी अयंगर। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है, इनको ध्यान दीजिएगा, इनका नाम है बाल गंगाधर। आगे क्या लिख दें, तिलक नहीं, बाल गंगाधर तिलक नहीं है, बाल गंगाधर खरे, जिनका नाम है बीजी खरे। तो कभी कभी बीजी खरे आ जाता है, बीजी तिलक नहीं रहेंगे, बीजी खरे ही रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल बीजी खरे। और आप सभी लोग बार बार लिख रहे हैं 14 सितंबर 14 सितंबर, तो बिल्कुल सही है। ये जब हुआ, इस दिन डेट था 14 सितंबर और सन था 1949। और यही वजह है कि 14 सितंबर को हम लोग कुछ मनाते हैं। क्या मनाते हैं हम लोग? इस दिन हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। अच्छा चलिए, पहले हम एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं, क्योंकि आप लोगों के जवाब अब तक नहीं आए हैं, और इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्लास तभी अच्छी लगती है जब क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों हो। तो जितने अच्छे से आप जुड़ेंगे, प्रतिक्रियाएं देते रहेंगे, क्लास उतनी ही अच्छी होगी। तो हमने एक क्वेश्चन किया था आप सभी से कि बताइए वो 4 लोग कौन हैं जिन्होंने अब तक संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमारे देश भारत का प्रतिनिधित्व हिंदी में किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले व्यक्ति हैं विवेकानंद जी। सबसे पहली बार विवेकानंद जी ने भारत देश के बाहर हिंदी भाषा में हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया हुआ था, ठीक है। इनके बाद में आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने भी देश के बाहर, हम ऐसे लिख दें बच्चों ताकि अगर आप चाहें तो नोट कर लें उन 4 के नाम जिन्होंने भारत देश के बाहर हिंदी का परचम लहराया। तो सबसे पहले विवेकानंद जी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, इसके बाद सुषमा स्वराज जी, और अब तो आप आखिरी वाले को तो आप समझ गए होंगे ना, कौन? माननीय नरेंद्र मोदी जी, ठीक।
इतने लोगों ने अब तक भारत के बाहर क्या किया है, हिंदी भाषा में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इन लोगों को आप चाहें तो नोट कर लें और हम लोग इनके बाद आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन करते हैं आप लोगों से और तुरंत आप लोग उसके जवाब हमको दीजिए। 14 सितंबर को तो हम हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे देश की भाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। दूसरी बात बताइए जरा हमको, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं और क्यों मनाते हैं? सभी बच्चे प्रतिक्रिया देंगे, विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं और किस दिन मनाते हैं? जी 10 जनवरी को मनाते हैं, बिल्कुल मोहित जी 10 जनवरी को ही मनाते हैं। क्या आप बताना चाहेंगे कि क्यों? मोहित जी और बाकी सभी बच्चे, क्या आप लोग हमको बताना चाहेंगे क्यों मनाते हैं इस दिन? जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया मोहित जी, बहुत सही जवाब है। इस दिन प्रथम बार नागपुर में क्या हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। प्रथम बार विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में होने की वजह से 10 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 से 16 या 17 जनवरी तक हम लोग विश्व हिंदी सप्ताह भी मनाते हैं। कई जगहों पर उस समय क्या होता है, बुक्स की जो है किताबों की बाजार लगती है ना, सम्मेलन होता, पहली बार हुआ था, इसलिए वो हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण हफ्ता है। किस चीज़ के लिए? हिंदी के लिए। तो इसको मिटा दें और अब हम लोग आगे की ओर बढ़े बेटा। तो आइए ध्यान देते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हमको पता लग गया कि हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। तो बेटा ये बताइए हमको, जब हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो हम लोग क्यों कहते हैं? अब हम लोग कहते हैं राष्ट्र कवि कौन? चलो बताओ राष्ट्र कवि कौन? हम लोग कहते हैं हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी, किसी को राष्ट्र कवि भी कहते हैं, किसको कहते हैं बताइए मोहित जी? हाँ सभी बच्चे, किसको कहते हैं राष्ट्र कवि? चलिए, हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किए हुए हैं। और हम लोग कभी कभी बचपन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो क्या पढ़ा होगा कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो क्या वो एनसीईआरटी की किताबों में गलत लिखा है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है? जी नहीं, एकदम से गलत नहीं है। तो क्या है, हमारे देश की मानक राष्ट्रभाषा हिंदी है। क्यों मानक है? संपूर्ण भारत में ना बोले जाने के बावजूद भी सबसे ज्यादा बोले जाने वालों की संख्या क्या है? हिंदी ही है। सर्वाधिक लोग किस भाषा में बातचीत करते हैं? हिंदी में। इस वजह से बात अपने देश की हो रही है, तो इस वजह से हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा, मानक राष्ट्रभाषा माना जाता है। जी मोहित जी बिल्कुल सही है, मानक राष्ट्रभाषा माना जाता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, किसी एक देश की एक ही राजभाषा होगी? प्रतिक्रियाएं दीजिए आप लोग। क्या एक देश की एक ही राजभाषा होगी? और आपके देश भारत की क्या एक ही राजभाषा है? नहीं ना? अंकुल जी थोड़ी सी गलती हो गई है आपसे। जो आप कह रहे हैं वो सही तो है, लेकिन किसी और परिदृश्य में सही है। ठीक है, हम स्पष्ट करते हैं और फिर आप बताइए। हमारे देश की पहली राजभाषा फर्स्ट हमारी है हिंदी। अब हिंदी भाषियों के लिए जो भी नियम बने थे संविधान के समय,
15 वर्षों के लिए। तो हिंदी भाषियों के लिए तो राजभाषा हिंदी हो गई। लेकिन अभी हाँ बिल्कुल सही है रानी पांडे जी, एकदम सही बता रहे हैं आप। तो हमारे देश की द्वितीय राजभाषा भी बनी है, और ये क्या है? द्वितीय राजभाषा इंग्लिश है। अंकुल जी जो बात आप कह रहे थे उसका सही जवाब ये है कि हमारे देश यूपी की राज्य भाषा, बताना राज्य भाषा किसे कहते हैं? किसी एक राज्य में प्रयुक्त होने वाली, उसके राजकीय कार्यों में, शपथ ग्रहण आदि में यूज होने वाली अशासकीय भाषा, प्रशासकीय भाषा, उसको ही हम लोग राज्य भाषा कहते हैं। तो अपने प्रदेश यूपी की प्रथम राज्य भाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा उर्दू है। ठीक, तो आप चाहें तो इसको भी नोट कर लीजिए। कचहरी की भाषा उर्दू है। मोहित जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से तय हो गया। अभी देखो हमारी हिंदी कही जाने लगी, रोज ही परिवर्तन होता है ना, तो रेगुलर हो रहे परिवर्तन में हमारी हिंदी पहली बात तो हिंदी कही जाने लगी। उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे करके हम लोग जान गए हिंदी हमारी राजभाषा, मतलब धीरे धीरे कैसे बहुत संघर्षों के पश्चात हिंदी हमारी राजभाषा बनी। संविधान में हिंदी को दर्जा दिया गया, सारी स्थितियां क्लियर हो गई। अब बात आ रही थी, रोज तो सुधार हो रहे थे, समितियां तो पहले भी थी, हिंदी की समिति पहले भी बनी थी जब हमारे देश की राजभाषा हिंदी नहीं थी तब भी, लेकिन तब उसको आयोग नहीं कह रहे थे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ समिति कह रहे थे। अब जब संविधान में भाषा को दर्जा दे दिया गया तो उत्तरोत्तर इसमें सुधार की गुंजाइश शुरू हो गई, क्या क्यों और कैसे कहा जाए। बिल्कुल सही है, हिंदी हमारे राजकाज की भाषा है रीमा जी, और इसी वजह से इसको हम लोग राजभाषा कहते हैं। तो अब दिनों दिन सुधार की बात आ गई। अब बात आ गई कि हम लोग किसे कहेंगे भाषा, भाषा किसे कहेंगे? तो बताइए बच्चों, भाषा किसे कहेंगे? अपने छोड़ दीजिए, हमारे कह दीजिए, हम सभी के, हमारे भावों विचारों का आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो भाषा किसे कहते हैं हम लोग? अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करने का जो हमारा माध्यम है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो भाषा कितने प्रकार की है? 1 और 2 और 3। भाषा के मुख्य प्रकार 3 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहले भाषा की शुरुआत कहाँ से? मुंह से ना। नन्हे शिशु जब आपने भाषा सीखी थी तो उस समय क्या हुआ था? सबसे पहले आप लोगों ने कैसी भाषा सीखी थी? मौखिक भाषा सीखी हुई थी। उसके बाद अगली वाली कैसे? सांकेतिक। और फिर अगली कैसे? लिखित। ऐसा आप लोग जुड़े रहे, दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर सुधारात्मक स्थिति ही आएगी। कोई नेटवर्क इशू नहीं होगा, कभी कभी तो सब समस्या होती रहती है ना। तो चलिए ठीक है, भाषा के 3 प्रकार, मौखिक, सांकेतिक और लिखित। बच्चों हमको एक जवाब दीजिए तुरंत। रोमी जी धन्यवाद। एक हमको जवाब दीजिए, सुबह सुबह चिड़िया की चहचहाना। सुबह सुबह, क्वेश्चन फिर से, सुबह सुबह चिड़िया का चहचहाना भाषा का कौन सा स्वरूप है? लिखित, मौखिक या सांकेतिक? बताएं आप लोग हमको।
सुनील शुक्ला जी, आपने सांकेतिक बताया है। रोमी जी सांकेतिक बता रहे हैं, तो आप लोग हमको बताते रहेंगे सांकेतिक। आप लोग ये बताएं, चिड़िया किस किस को संकेत करती है? संकेत समझ पाते हैं जब चिड़िया आपको संकेत करती है? नहीं ना, तो फिर सांकेतिक कैसे हो जाएगा? जब कोई इशारों में बातें करेगा, जैसे हमारी ब्रेल लिपि, या जैसे शिशु बड़ा होने लगता है तो क्या करता है, बोतल दिखा के बताता ना उसको भूख लगी हुई है। कोई बात नहीं, गलतियां बहुत अच्छी चीज़ है, या तो सही होगा या तो गलत होगा। रोमी जी, कोई समस्या नहीं है, सब होता रहता है। जी मोहित जी, बिल्कुल। क्या होगा? मौखिक। और मौखिक क्यों होगा? क्योंकि वो तो मुंह से बोल रही है ना, हम चाहे समझें और चाहे ना समझें। तो इस तरह क्या पता लगा कि चिड़िया का चहचहाना, बंदर का खिखियाना, किसी भी जानवर का बोलना, यदि वो मुंह से बोल रहा है तो उसकी भाषा कैसी है? मौखिक। तो जो भाषा हम लोग मुंह से बोल के प्रयोग करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ब्रेल लिपि या जो भी भाषा हम संकेत का प्रयोग करके, अभी कभी कभी हम क्लास में कहते हैं चुप, तो ये क्या है? संकेत है ना। अत्यधिक शोर करते जब आप लोग कर रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसे संकेत कर देना क्या है कि ये सांकेतिक भाषा का एक स्वरूप हो गया। और लिखित, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी हम लोग लिख करके एक दूसरे से बताते हैं, इसी को हम लोग कैसी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। तो ये भाषा के 3 प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगली बात आती है हम लोग लिपि किसे कहते हैं? सभी बच्चों बताइए, भाषा के बाद बात आती है लिपि किसे कहते हैं। और मात्रा किसे कहते हैं? दोनों बात बताएंगे। लिपि किसे कहते हैं और मात्रा किसे कहते हैं? हाँ बताइए। लगभग सभी को पता है लिपि किसे कहते हैं और मात्रा किसे कहते हैं। सभी सोच रहे होंगे ज़्यादा लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए ठीक है, हम ही बताते हैं किसे कहते हैं। जिन विशेष ध्वनियों या ध्वनि चिन्हों के द्वारा हम किसी भी भाषा को लिखते हैं और या फिर समझते हैं, उसी को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है। जिन विशेष ध्वनियों और ध्वनि चिन्हों के द्वारा हम किसी भाषा को लिखते हैं या समझते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। क्लास में आप सभी की सक्रिय भागीदारी बहुत ही अच्छी लग रही है। इसी तरह हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो जिन विशेष ध्वनियों और ध्वनि चिन्हों के द्वारा, रोमी जी आपने लिखा भी है, बिल्कुल सही है। जिन विशेष ध्वनियों या ध्वनि चिन्हों द्वारा हम किसी भाषा को लिखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अगली बात है मात्रा किसे कहते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही है। उच्चारण के समय को हम लोग मात्रा कहते हैं। अंकुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मात्रा किसे कहते हैं? बहुत सही जवाब। वर्णों का उच्चारण काल ही
क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। कुछ ही बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, वर्णों का उच्चारण काल मीन्स मात्रा कैसे। तो आप लोग ने पढ़ा होगा बचपन में, जब हम लोग वर्णमाला सीखे होंगे तो किसी ने पढ़ाया होगा आ पे बड़ा आ की मात्रा और माँ बराबर क्या, आम। तो चाहे वो बड़ा की मात्रा कोई कहे, चाहे सीधे कह दे आ और माँ यानी आम। तो जो हमारा दैर्घ्य निकला आ प्लस माँ, आ यानी एक आ और दूसरा आ भी जुड़ करके, तो क्या हो गया, मात्रा हो गया। कुछ भी ऐसा आम ही थोड़ी, जो भी चीजें हम लोग कहते हैं, मान लो हम कह दें कविश, कविश, तो क्या पढ़ेंगे, का वाह पर बड़ी की मात्रा कविश। मोहित जी आपको बचपन की याद आ गई ना, कैसे वर्णमाला पढ़े थे बचपन में। चलिए ठीक है, तो हम लोग जिस तरह बचपन में पढ़े थे आम, अदरक, इमली, मात्राओं से पढ़ते थे ना, ईक बड़ी की मात्रा ई और खाईक। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि जब जो हमारे वर्णों के उच्चारण काल की टाइमिंग है, जो समय है, अनार के दाने लाल लाल पड़े थे। बहुत बढ़िया प्रिया जी, बहुत सही। तो इसी तरह बचपन को याद करते करते जान जाइए कि हम लोग मात्रा किसे कहते हैं, वर्णों के उच्चारण काल को ही हम लोग मात्रा कहते हैं। सारी पोएम जितनी आप लोग याद किए थे सब एक एक करके बता रहे हैं ना, आम खाते मिट्ठू लाल वाला। चलिए बहुत बढ़िया, तो ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। बचपन को याद करना बड़ी सुखद अनुभूति होती है, तो याद करते करते और बचपन के शिक्षकों को याद करते करते इस चीज को जान लीजिए कि वर्णों का जो उच्चारण काल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों आज हम सभी लोगों ने क्या क्या जाना, आज हम लोगों ने जाना कि वर्णमाला की पहले भाषा की शुरुआत कैसे हुई, हमारे देश की राजभाषा कौन सी, हिंदी, या फिर खड़ी बोली के प्रथम कवि खुसरो, या फिर भारत में कहावतें और मुहावरा लाने वाले व्यक्ति कौन, खुसरो। भारत में तूतीय हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को। एक खास बात आप लोगों को पता है, हम बताते हैं, फिर आप लोग सोचिएगा ये हो कैसे सकता है, और फिर हमको कमेंट करके बताइएगा। आपको पता है खुसरो ने 3 शासन काल देखे हैं और 7 शासकों के काल देखे हैं। ठीक, तो जरा सोचिए सभी लोग, ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही व्यक्ति इतना सब कुछ कैसे देख सकता है, और हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसे संभव हो सका खुसरो से। और अगली क्लास में आज ही की तरह हम लोग कल चर्चा करेंगे किसकी, वर्णमाला की। तो कल हम लोग फिर से मिलते हैं शिवाहक की टेट सुपर टेट स्पेशल इसी क्लास में। और जी धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चे। कल हम लोग फिर मिलते हैं नई क्लास में वर्णमाला के साथ में। धन्यवाद।